हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 16th एंड 17th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल संडे था तो संडे को हमारे करंट अफेयर्स नहीं हुए थे, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर किए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा, आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो वीडियो? तो सबसे पहले तो मैंने बात की थी यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। 9th ऑफ फेब से लेकर 15th ऑफ फेब तक इस पूरे हफ्ते हमने जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीखे हैं उन पर बेस्ड 100 एमसीक्यू थे, जो कि आपके वन लाइनर भी हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हैं आपके रिवीजन पर्पस के लिए। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और इन सभी एग्जामिनेशन को ये पर्टिकुलर वीडियो कवर करता है आपके रिवीजन पर्पस के लिए। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जून मंथ से आपके एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर आपके पास है, आपके पास रेलवे का कैलेंडर है, आपके पास एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का कैलेंडर भी अवेलेबल है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की भी वैकेंसी निकल रही है, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्साइज डिपार्टमेंट की वैकेंसी को आउट किया है। ऐसे कई सारे राज्यों में भी वैकेंसी आ रही है। तो सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर जरूर से पूछा जाता है और एक साल का मिनिमम करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। इसलिए आपके लिए ये जो रिवीजन सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बैंकिंग करंट अफेयर्स है, जिसमें हमने पूरे हफ्ते की जो भी बैंकिंग न्यूज है, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है उसके ऊपर और काफी सारी न्यूज पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। ऐसा नहीं कि केवल बैंकिंग एस्पिरेंट ही देख सकते हैं, अदर जो स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। आपको कई सारी बैंकिंग के टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और इसके अलावा आपको कई सारे बिल्स के बारे में जो कि सेबी सर्कुलर या आरबीआई सर्कुलर होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इन दोनों क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। इतनी चीजें क्लियर है। आइए अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमें काफी कुछ सीखना है। यहाँ पर हमें देखना है कि एलन एलॉन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या गिफ्ट किया है। इसके अलावा भारत की पहली जीसीसी पॉलिसी लेकर आया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, इस पे हम बात करेंगे। चाइना का नया मिशन आ रहा है, उस पे हम बात करेंगे। तो काफी कुछ नया है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। इस पर्टिकुलर मतलब 2 दिनों में 3 दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में है उन सभी पर्सन को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, फिर बाकी सारी कहानी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा ग्रीस। यहाँ पर देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो एरिया है ये बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है, और बाल्कन पेनिनसुला का जो सदर्न पॉइंट है वही आपका ग्रीस आपको देखने को मिलेगा। ग्रीस की कैपिटल आपको एथेंस देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, अब ग्रीस के नए प्रधानमंत्री सॉरी न्यू राष्ट्रपति न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, किसे इलेक्ट किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस को यहाँ पे ग्रीस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ बात करेंगे हम यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो साउथ पैसिफिक ओशियन में आपको एक छोटा सा वॉल्केनो आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है बनाउतु। एंड बनाउतु की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट बिला। ठीक है, और ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बनाउतु के नए प्राइम मिनिस्टर या न्यू प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है जोथम नापात। तो जोथम नापात आपको बनाउतु के नए प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अगला नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड पहली हिंदू बन चुकी है जो कि लीड करने वाली है यूएस इंटेलिजेंस को। रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस किसे अपॉइंट किया है? तुलसी गबार्ड को अपॉइंट किया है। ये पहली हिंदू है, और ये पहली हिंदू है कांग्रेस में, यूएस की कांग्रेस में, जो कि भगवत गीता के साथ ओथ या शपथ ग्रहण करने वाली है। ठीक है, तो तुलसी गबार्ड का नाम आपको याद रखना है। चलिए, अगली पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके करंट अफेयर्स के अलावा आपके आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट्स को भी कवर करती हैं। हम इन्हें वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं। वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया एंड पद्मश्री अवॉर्डी जिनका नाम है बोमा गोड्डा। बोमा गोड़ा का निधन हो चुका है। शी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2017 में, और एक कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करती थी, एक फोक आर्टिस्ट है। और इन्हें इन्हें कई मतलब 5000 से ज्यादा
5000 से ज्यादा फोक सॉन्ग आते थे। तो जब ऐसी कोई विरासत हमारे पास होती जिनको एंशियंट कल्चर के बारे में, एंशियंट हेरिटेज के बारे में, हमारे फोक ट्रेडिशन के बारे में, म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो उनसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं और डिपिक्ट करते हैं, उसको लिख लेते हैं, कहीं बुक्स में लिख लेते हैं, जिससे ये जो हेरिटेज है, ये जो विरासत है, कहीं लॉस्ट ना हो जाए। इसलिए इन्हें वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्हें 5000 से ज्यादा फोक म्यूजिक आते थे। और इन्होंने ये किस मतलब फोक सॉन्ग से संबंधित है, आंसर हो जाएगा हलक्की। ठीक है, हलक्की फोक सॉन्ग से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। इन्होंने रिसेंटली गोपी चंद पी हिंदुजा, जो कि हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है, इनकी बुक को लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है आई एम। तो आई एम किसकी बुक है, ये गोपी चंद पी हिंदुजा की बुक है, जो कि चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप के। और इन्होंने सनातन धर्म और भारतीयों के बारे में इस बुक में बातें कही है। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने। अब यहाँ पर एक और बुक पब्लिश की है, किसने, अरुण सूरी ने। और इस बुक का टाइटल है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट। तो यहाँ पे जो सावरकर जी हैं, उनकी जो कंट्रोवर्शियल लेगेसी रही है विनायक दामोदर सावरकर जी की, वो सारी बातें इस बुक में पब्लिश की गई हैं। इस बुक को पब्लिश करने का काम पेंगुइन रैंडम हाउस ने किया है, और इस बुक के ऑथर आपको अरुण सूरी देखने को मिल जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है। अब अगली जो स्लाइड है, आप उसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस स्लाइड का आप जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हमने देखी हैं, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी हैं, वो सारी बुक्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। जिसमें एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इंडिया स्किल माउंट G20। तो G20 समिट में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरीके से हमने G20 समिट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। तो उस बुक को यहाँ पर लिखा है अमिताभ कांत ने। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अभी आप लोग ने जो पिछले साल के एसएससी के एग्जाम 2024 में देखे थे, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आपके करंट अफेयर्स की बुक पर भी, और आपकी जो एंशियंट बुक्स होती हैं उन पर भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो मॉडर्न हिस्ट्री की सभी बुक्स को आपको डेफिनेटली पढ़ना है, वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे कैसे पता है, ऐसा मुझे पता है पीवाईक्यू से। पीवाईक्यूज आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाना, वहां पर मैगजीन वाले सेगमेंट में जाना, पिछले 5 साल के आपको पीवाईक्यूज वहां पर मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पीवाईक्यू को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए अगली कहानी को समझेंगे। टाटा सन चेयरमैन एन चंद्रशेखरन गेट यूके ऑनरी सिविलियन अवार्ड। या आप कह सकते हो कि टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया है। किसने दिया है, यूके की गवर्नमेंट ने। तो टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन वाज अवॉर्डेड द नाइटहुड मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने इंडिया और यूके के बिजनेस रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया है। जैसे कि जैगवार जैसी कंपनी किसकी है, टाटा ग्रुप की है। कई सारे लोगों को यूके में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम इस कंपनी ने किया है। इसलिए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड का टाइटल या यूके का ऑनरी सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इसके पहले अगर बात करेंगे तो 2023 में एन चंद्रशेखरन जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवलियन दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था 2022 में। सिमिलर अवार्ड मतलब ये जो नाइटहुड का टाइटल है, सिमिलर अवार्ड भारती इंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल को भी दिया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोहम्मद रफी के सॉन्ग आप लोग ने जरूर सुने होंगे, राइट। तो मोहम्मद रफी साहब की 100th एनिवर्सरी पे 100 रुपी का एक कॉमरेटिव कॉइन लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि हम 100 रुपी का कॉमरेटिव कॉइन लॉन्च करेंगे टू ऑनर मोहम्मद रफी लेगेसी। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्रिब्यूट किया है, इन्हें म्यूजिकल जीनियस कहा है। तो म्यूजिकल जीनियस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसे कहा है, मोहम्मद रफी साहब को कहा है। और इन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए 100 फीट का रफी मीनार कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पंजाब में, जिसमें मोहम्मद रफी साहब के जो 100 से ऊपर सॉन्ग्स हैं, 100 इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज्यादा फेमस जो सॉन्ग्स हैं, उनको यहाँ पे लिखा जाएगा, इनग्रेव किया जाएगा। तो रफी मीनार कहाँ पे बनाई जा रही है, पंजाब में बनाई जा रही है। अगर हम बात करें मोहम्मद रफी के बारे में, तो इन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का टाइटल या अवार्ड 6 बार मिल चुका है। इन्हें पद्मश्री भी मिला है 1967 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट पब्लिश की गई है। दुनिया भर के जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा पेमेंट किसको मिलती है, उसकी इस लिस्ट को पब्लिश किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप 100 एथलीट्स में कोई भी फीमेल नहीं है, इस बात को भी याद रखना है।
तो सबसे ऊपर नंबर पे आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक फुटबॉलर है, पोर्चुगल या पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और ये हाईएस्ट पेड एथलीट आपको मिल जाएंगे। इनका जो अर्निंग है वो $285 मिलियन आपको अर्निंग मिल जाएगा, जिसमें से $200 मिलियन तो डायरेक्टली इनको सऊदी अरब के के क्लब अल नसर से मिलता है। सेकेंड नंबर पे आपको जॉन रहम देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको एक गोल्फर देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे मेसी है, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो हाईएस्ट पेड एथलीट हैं, इसमें फुटबॉलर, गोल्फर, बास्केटबॉल प्लेयर का डोमिनेंस आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, और टॉप 100 में कोई भी फीमेल प्लेयर नहीं है जो कि टॉप पेड एथलीट या हाईएस्ट पेड एथलीट आपको प्लेयर देखने को मिले। अगर हम बात करें हाईएस्ट पेड वीमेन कौन सी है, तो टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है कोको गॉफ। इनकी अर्निंग $30.4 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पे रोनाल्डो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएसए विजिट पे गए थे, सभी को पता है, हम लोग ने डिस्कशन भी किया था, काफी सारी बातें भी हमने की थी। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं और किसी से मुलाकात करते हैं, तो कोई हमें गिफ्ट देता है, हम किसी को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम उसी परंपरा के बारे में बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात एलॉन मस्क के साथ होती है, जो कि टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ हैं। वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात होती है, और ड्यूरिंग द मीटिंग एलॉन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? एक हेक्सागोनल शेप की सिरेमिक हीट शील्ड है, और इस हीट शील्ड का इस्तेमाल स्पेस एक्स की जो टेस्ट फ्लाइट नंबर 5 थी अक्टूबर 2024 में, जिसने उड़ान भरी थी, उसमें इस सिरेमिक हीट शील्ड का इस्तेमाल किया था। तो यही हीट शील्ड गिफ्ट करने का काम एलॉन मस्क ने किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इससे क्या होगा? इससे हमें पता चलेगा कि ये जो शील्ड है, या ये जो हेक्सागोनल आपको सिरेमिक हीट शील्ड टाइल देखने को मिल रहा है, हमने इसको स्पेस एक्स के फ्लाइट में इस्तेमाल किया था। मतलब एक्सट्रीम हीट कंडीशन में किस तरीके से इसकी आउटर बॉडी ने काम किया, तो हम एक तरीके से रिसर्च करने में हेल्प हो जाएगी, ये इसका सिग्निफिकेंस आपको मिल जाएगा। अब रिटर्न गिफ्ट क्या था? तो रिटर्न गिफ्ट आप सभी को ये भी पता होगा कि एलॉन मस्क के 3 बच्चे हैं, और उन तीनों बच्चों को यहाँ पर इंडियन क्लासिकल बुक्स गिफ्ट की है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। कौन कौन सी बुक है? एक है द क्रीसेंट मून बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरी है आर के नारायण जी का कलेक्शन और पंचतंत्र की कथाएं बाय द पंडित विष्णु शर्मा। ये 3 बुक्स गिफ्ट करने का काम किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। किसे किया है? एलॉन मस्क को। अब यहाँ पे 12th एडिशन फोर्ब्स इंडिया 30 इन अंडर 30 लिस्ट पब्लिश की गई है। मतलब इंडिया के जो मतलब 30 एज के अंदर जो भी आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा जिन्होंने इनोवेशन में, स्टार्टअप्स में, एआई में, अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, तो ऐसे अचीवर्स, यंग अचीवर्स की रैंकिंग यहाँ पे की जाती है बाय द फोर्ब्स। तो फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 का 12th एडिशन पब्लिश किया है, जिसमें 42 यंग अचीवर्स 19 कैटेगरी में, 19 अलग अलग कैटेगरी में उनको यहाँ पर लिस्ट किया गया है। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि आप लोग ने काव्या का नाम देखा होगा, के क्रिएट का एक चैनल है यूट्यूब पर, जो अलग अलग शॉर्ट्स बनाते हैं अलग अलग एरियाज में। एक एजुकेशनल चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, के क्रिएट की फाउंडर है काव्या, इनका नाम इस लिस्ट में है। इसके अलावा कुछ और नाम भी है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में आपको देविका गोलप का नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि को फाउंडर एंड चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है ऑप्टरा स्कैन की। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस अपर्णा का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे यंगेस्ट अचीवर जो केवल 18 साल के हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, वो देवेंद्र चंद्रशेखरन है, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्यूजलेस इनोवेशन के। इसके अलावा कुछ और प्रोमिनेंट फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी ये डिजाइनर काफी ज्यादा न्यूज में है, नैन्सी त्यागी। फिर डी गुकेश को आप सभी लोग जानते हैं, चेस प्लेयर हैं। यशस्वी जायसवाल को सभी लोग जानते हैं, क्रिकेटर हैं। प्रीति पाल एक पैरा एथलीट है। इन सभी लोगों का नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो किसी भी वजह से न्यूज में थे, वो सभी इंपॉर्टेंट पर्सन हमने देख लिए। अब देश दुनिया की बाकी सभी खबरों को हम एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले 15 फेब को, मतलब सैटरडे को हमने क्या करंट अफेयर्स देखा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिससे चीजें आपको रिकॉल हो जाए। तो हमने देखा था स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें कर्नाटका टॉप पर था। 38 नंबर के नेशनल गेम्स कंक्लूड हो गए, जिसमें सर्विसेज ने टॉप किया है, और सर्विसेज की टीम को राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी
ट्रॉफी दी गई है। फिर मेघालय 39 नंबर के नेशनल गेम्स को 2027 में होस्ट करने वाला है। फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर के सीएम कौन है, वीरेंद्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 इम्पोज किया जाता है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है, जिसमें नदी वंदन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट है। राजस्थान के अजमेर में फोय सागर का नाम चेंज करके वरुण सागर लेक कर दिया गया है। मुकेश अंबानी की फैमिली ब्लूमबर्ग एशिया रिचेस्ट फैमिली की लिस्ट में टॉप पर है। फिर इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है 55th नंबर की मीटिंग दाओस में कंक्लूड हुई है, जहां पे इंडिया ने कमिट किया है 20 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र स्टेट में किया जाएगा। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ कर दिया है क्रेडिट बाय द यूपीआई। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी पे हमने डिस्कशन किया था, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, और इन्होंने अपनी कमेटी बनाई थी और इन्होंने एक कंसर्न रेज किया है अबाउट द टोल टैक्स। फिर इंडिया रिवाइव प्रपोजल टू प्रोक्योर 6 मोर P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे इंडिया यूएसए से P8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेगा। फिर रशिया की R37M जो कि एयर टू एयर मिसाइल, इसको भी प्रोक्योर करेगा। एंड स्वीडन की एक कंपनी है साब एंड HAL, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एडवांस लेजर वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। फिर हमने देखा आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर इंडिया की पहली एरोस्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर चिप शक्ति को डिजाइन किया है। फिर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की पहली फ्लाइट टेस्ट 2026 में होगी। फिर हमने देखा था कि चाइना का जो सेंजाओ 19 क्रू मेंबर है, इन्होंने पहली बार स्पेस में जाकर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को प्रोड्यूस करने का काम किया है। फिर हम लोग ने एक न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVG के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अरब लीग ने गाजा रिलोकेशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, और इस प्लान को इंट्रोड्यूस यूएसए गवर्नमेंट ने किया था। इसके अलावा मीगा मागा इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप है, और दोनों कंट्री का टारगेट है कि दोनों कंट्री अपने बायलेटरल ट्रेड को $500 बिलियन कर लेंगी बाय द 2030। ये सभी हमने बातें प्रीवियस क्लास में करंट अफेयर्स में करी थी। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन जनवरी मंथ की अवेलेबल है फॉर योर आरबीआई, सेबी, नबार्ड एंड एसबीआई एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट जनवरी मंथ की थ्योरी और फिर कंप्लीट जनवरी मंथ पे थ्योरी पर बेस्ड 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। केवल 25 रुपीज में आपको ये मैगजीन मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है, आप इजिली इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कंप्लीट जनवरी मंथ की मैगजीन, जिसमें ये सभी टॉपिक आपके इंडाइसेस, रिपोर्ट, मिलिट्री एक्सरसाइज, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, सभी कुछ यहाँ पे कवर किया है, और ये मैगजीन में आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। ठीक है जी, और आज की क्लास की पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। और टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, डेली हम कुछ क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं क्विज की तरह, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप जब उस क्विज को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको और भी नॉलेज मिलता है और एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलेगी। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है तो जल्दी से एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चाइना टू बिल्ड डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी। चाइना तीसरे नंबर की कंट्री वर्ल्ड में बन जाएगी अगर उसने डीप वाटर स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर लिया। अभी तक केवल रशिया और यूएसए ही दो कंट्री हैं जिनका डीप वाटर स्पेस स्टेशन है, और चाइना तीसरे नंबर की कंट्री बनने जा रही है जो कि डीप वाटर स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेगी। कहां पर? साउथ चाइना सी में। तो चाइनीज गवर्नमेंट हैज अप्रूव अ डीप वाटर रिसर्च फैसिलिटी ऑल्सो नोन एज डीप सी स्पेस स्टेशन। कहां पर लॉन्च होगा? साउथ चाइना सी में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस डीप वाटर स्पेस मिशन में एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग स्टेशन या ड्रिलिंग शिप को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका नाम है मैंगजियांग। ठीक है, क्योंकि हमें उस एरिया में जाकर ड्रिलिंग करनी है, डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करने का काम यहाँ पे करना है, और पहली बार ये अर्थ की मेंटल में जाएगा, ड्रिल करेगा। ठीक है, चाइना वर्ल्ड की तीसरे नंबर की कंट्री है आफ्टर यूएसए और सोवियत यूनियन, जिन्होंने ऑपरेट किया है या बिल्ड किया है डीप वाटर स्पेस स्टेशन। अमेरिका का जो डीप सी स्पेस स्टेशन है उसका नाम NR-1 है, जो कि 900 मीटर डीप सी में जाके जिसने रिसर्च की थी। वही सोवियत यूनियन या फिर रशिया का जो डीप वाटर स्पेस स्टेशन है उसका नाम AS-12 है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर पावर आपको देखने को मिल जाएगा, और 2000 मीटर की डेप्थ में जाके इसने रिसर्च किया है। ना बात करते हैं चाइना के डीप सी स्पेस स्टेशन के बारे में। ये भी 2000 मीटर गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में जाएगा, साउथ चाइना सी में। ठीक है,
और इसका पर्पस है कि 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, 2030 तक ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, कोल्ड सीप इकोसिस्टम की स्टडी करेगा। कोल्ड सीप इकोसिस्टम क्या होता है, जब आप समुद्र की गहराई में जाते हो तो यहाँ पे समुद्र का जो क्रस्ट है वहां से समटाइम कुछ गैसेस निकलती रहती हैं। ठीक है, ओशियन फ्लूइड अवेलेबल रहता है, हाइड्रोकार्बन अवेलेबल रहते हैं, तो सी फ्लोर की बेसिकली स्टडी करने का काम यहाँ पर करेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो साउथ चाइना सी है इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड क्यों है। इसका डिस्प्यूटेड होने का मेन रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कई तरीके के मिनरल्स, निकल, कोबाल्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको साउथ चाइना सी काफी ज्यादा विवादित या डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है। तो साउथ चाइना सी होल्ड अराउंड 70 बिलियन टन ऑफ मीथेन, 70 बिलियन टन ऑफ मीथेन इसके पास है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे मिनरल्स है, जैसे कि कोबाल्ट है, निकल है। 600 से ज्यादा स्पीसीज है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रह रही हैं, और यहाँ पे कई सारे ऐसे एंजाइम्स है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए, और साथ ही साथ अगर चाइना ने यहाँ पे डीप सी स्पेस स्टेशन डेवलप कर लिया तो चाइना की पावर एक तरीके से साउथ चाइना सी में इंक्रीज भी हो जाएगी। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, ये है साउथ चाइना सी जो कि काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड और विवादित है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूटेड है, तो चाइना है मेन कंट्री। चाइना के अलावा वियतनाम है, मलेशिया है, बुर्नोई है, फिलीपींस है, ये सभी कंट्रीज हैं जो कि आपको चाइना साउथ चाइना के सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देती हैं और डिस्प्यूटेड दिखाई देती हैं। स्पेशली यहाँ पे जो पार्सल और स्पार्टली आइलैंड है वो काफी ज्यादा विवादित है, जिसपे फिलीपींस क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। चाइना ने कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी इस पर्टिकुलर जोन में तैयार करके रखे हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश अनवील इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी। जीसीसी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, देखो अभी तक क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होती है। अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से मेट्रो सिटी में शिफ्ट होती है। क्यों होती है, मेट्रो सिटी में इतना पॉपुलेशन होने का रीजन क्या है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में आपकी कंपनीज हैं, आपके आईटी हब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए लोगों का माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो क्यों ना हम मेट्रो सिटीज की जगह टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज है उसमें भी फोकस करें, उसमें आईटी पार्क को डेवलप करें, जिससे लोगों का माइग्रेशन भी रुकेगा और एम्प्लॉयमेंट भी उसी एरिया में जनरेट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी पर्पस के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को बिल्ड करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और इसलिए इसने जीसीसी पॉलिसी को लॉन्च किया है, और इंडिया का पहला राज्य जिसने डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ड्राफ्ट रेडी किया है। तो मध्य प्रदेश जीसीसी पॉलिसी 2025 एम क्या है, पोजिशन द स्टेट एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या होगा, जो आपकी टीयर 2 सिटीज होंगी उसमें इकोनॉमी ग्रोथ करना है और जॉब क्रिएशन करना है। अब की फीचर्स क्या क्या है इस जीसीसी पॉलिसी के, तो पहला पॉलिसी का की इनिशिएटिव ये है कि हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करना है फॉर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, पेरोल, अपस्किलिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट में नया इन्हांसमेंट लेकर आना है। हमारे जो टारगेट एरिया रहेंगे वो आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स और नई नई टेक्नोलॉजीज रहेंगी। हमें यहाँ पे 50 जीसीसी को अट्रैक्ट करना है और लगभग 37,000 डायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करना है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे एक रोबस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगी 5 स्पेशल इकोनॉमी जोन में, और 15 आईटी पार्क को डेवलप किया जाएगा। स्पेशल जो सिटीज टारगेट की गई है वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी और जीसीसी पॉलिसी को राज्य में इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जेसी बोस ग्रांट स्कीम के बारे में। तो हम यहाँ पे जेसी बोस के बारे में भी बात करेंगे और अभी जो नई स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है उस स्कीम पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो जेसी बोस ग्रांट स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है। किसने, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने अनाउंसमेंट की है एक नई स्कीम जिसका नाम है जेसी बोस ग्रांट स्कीम, जो कि सीनियर इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को सपोर्ट करता है। किस चीज के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए। अगर कोई सीनियर साइंटिस्ट है या रिसर्चर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, वो फर्दर किसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, पेपर पब्लिश करना चाहता है, तो उसको एक तरीके से ग्रांट प्रोवाइड करना, एक तरीके से फेलोशिप प्रोवाइड करने का काम जेसी बोस ग्रांट स्कीम के अंदर किया जाएगा। और इसकी जो एपेक्स बॉडी है जो इसको एक तरीके से रेगुलेट करेगी, या नोडल बॉडी आप कह सकते हो, वो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, पहली चीज तो वो जो पर्सन है जो कि फेलोशिप के लिए, ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो साइंटिस्ट की मैक्सिमम एज 68 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, वो कैंडिडेट जो है उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में, उसने कई सारे पेटेंट किए हो या पब्लिकेशन किया हो।
इसके अलावा सीनियर इंडियन साइंटिस्ट जो कि प्रोफेशनल लेवल की पोस्ट को रखता हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, वो एलिजिबल है। इसमें 25 लाख रुपए पर ईयर 5 इयर्स तक दिया जाएगा टू सपोर्ट द रिसर्च इनिशिएटिव, और एडिशनल इंस्टीट्यूशनल 1 लाख रुपीस ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ये जेसी बोस ग्रांट स्कीम देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करेंगे जेसी बोस के बारे में, जिन्हें हम जगदीश चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। जगदीश चंद्र बोस हमारे देश के एक जाने माने रिसर्चर, साइंटिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऑथर भी थे, इन्होंने कई सारी बुक्स को भी लिखा है। ये हमारे देश के ये पहले पर्सन है, फर्स्ट एशियन है जिन्हें यूएस पेटेंट अवार्ड मिला था 1904 में। इन्होंने हमारे देश का पहला वायरलेस डिटेक्शन डिवाइस बनाया था। इन्हें फादर ऑफ रेडियो एंड वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। इन्होंने ही पहली बार प्रूव किया था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी सेंसेशन होता है, उन्हें पेन होता है, उनमें अफेक्शन होता है। ये बात भी प्रूव करने वाले पहले पर्सन आपको जेसी बोस देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन 1917 में किया था, और इन्हें फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिविया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जेसी बोस से संबंधित। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस द 4th एडिशन ऑफ संवाद इन थाईलैंड। तो संवाद इनिशिएटिव इंडिया और जापान का एक इनिशिएटिव है जो कि हिंदू और बुद्धिज्म की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, राइट। तो 4th नंबर की जो वर्चुअली संवाद इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की है। कहां पर? थाईलैंड में। ठीक है, ये ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव है फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड एनवायरमेंटल कॉन्साइंस। ठीक है, बैंकॉक और अयोध्या में ये आपको संवाद एक्सरसाइज या संवाद जो इनिशिएटिव है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो देखने को मिल जाएगी। अयोध्या जो वर्ड है वो अयोध्या से ड्राइव है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कहां पर? थाईलैंड में। अब इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो ऑर्गेनाइज कर रहा है न्यू दिल्ली बेस्ड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये मेन ऑर्गेनाइजर है। और इसकी थीम क्या है? एशियन सेंचुरी ऑफ धम्म एंड धर्म। एशियन सेंचुरी ऑफ धर्म एंड धम्मा, ये आपको संवाद की थीम देखने को मिल जाएगी। ये जो संवाद इनिशिएटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का इनिशिएटिव है, जिसको 2015 में शुरुआत की गई थी। क्लियर है? चलिए अब अगली इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था अबाउट इंडिया एनर्जी वीक के बारे में। इंडिया एनर्जी वीक आपको 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में देखने को मिला। ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किए गए, जैसे कि पहली बार इंडिया अपनी एलएनजी को एक्सपोर्ट करेगा नेपाल को। अभी तक कभी भी इंडिया ने एलएनजी को किसी भी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और नेपाल के बीच में डील साइन हुई है कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा एलएनजी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। ये पहला एक्सपोर्ट किसी फॉरेन कंट्री में बताया जा रहा है। अभी हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट कंपनी, जिसका नाम है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस चीज में? कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हम उनको सप्लाई करेंगे एलएनजी 14 ईयर्स तक। तो 14 सालों के लिए एलएनजी सप्लाई करने का एग्रीमेंट साइन हुआ है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में। एक एक करके हम इनको देखेंगे। पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो इंडिया एनर्जी वीक में हुई है, जैसे कि पहला एक्सपोर्ट ऑफ एलएनजी फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया पहली बार एलएनजी को एक्सपोर्ट करेगा नेपाल। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है योगिया होल्डिंग नेपाल के साथ टू एक्सपोर्ट 1000 टन ऑफ एलएनजी टू नेपाल फॉर 5 इयर्स। तो 5 सालों तक हम 1000 टन एलएनजी को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। फिर पहला वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट, जो हमारी वेव्स जनरेट होती हैं, वेव से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल ने एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल की कंपनी के साथ, जिसका नाम है इकोवेव पावर, और दोनों मिलकर डेवलप करेंगे इंडिया का पहला वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें 1000 किलोवाट पायलट प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, तैयार की जाएगी। कहां पर? मुंबई में। और इजराइल और इंडिया के बीच का एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा। नाउ अबू धाबी बेस्ड कंपनी और आईओसीएल के बारे में बात करते हैं। 14 साल का एग्रीमेंट है दोनों कंपनी के बीच में, जिसमें अबू धाबी की जो कंपनी है वो 1.2 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी को सप्लाई करेगी। और ये सप्लाई कब से शुरू हो जाएगी? 2026 से सप्लाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2026 से सप्लाई शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ पे एलएनजी को इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे दाहेज फैसिलिटी गुजरात में। इंपोर्ट कहाँ पर किया जाएगा? दाहेज फैसिलिटी गुजरात में इसको इंपोर्ट किया जाएगा, जिसकी टोटल जो डील साइन हुई है वो 6 से लेकर 9 बिलियन डॉलर की डील आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ अभी चल रहा है, महाशिवरात्रि तक महाकुंभ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 4 नए
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को सेट किया गया है। 4 नए रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं? तो पहला रिकॉर्ड तो ये है कि 300 सैनिटेशन वर्कर ने साथ में मिलके गंगा नदी की सफाई करने का काम। तो संगम का एरिया काफी ज्यादा गंदा हो गया था क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे थे, तो संगम नदी का जो एरिया है, गंगा नदी का जो एरिया है, उसे साफ करना, नदी के जो घाट है उसको क्लीन करने का काम किया है। तो पहली बार 300 सैनिटेशन वर्कर ने साथ में मिलकर काम किया और किसी भी नदी की क्लीनिंग करने का काम किया है। तो ये पूरा रिकॉर्ड आपको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे किसने हमको इन्फॉर्मेशन दी है? महाकुंभ मेला के जो सीईओ हैं आकांक्षा राणा। ठीक है, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। इसके अलावा 15,000 सैनिटेशन वर्कर काम में लगे हुए हैं साफ सफाई के। 1000 आपको ई रिक्शा देखने को मिल जाएंगे। 10,000 हैंड प्रिंट पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे महाकुंभ प्रमाइसिस में। क्लियर है? अभी कुछ और बातें हैं लेकिन हम उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में ना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। सभी लोग आंसर जरूर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके रिवीजन पर्पस के लिए ही एड ऑन किए जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस द प्राइज मनी फॉर द 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इसमें जो विनिंग टीम होगी उसको प्राइज मनी कितना दिया जाएगा? तो विनिंग टीम को प्राइज मनी $2.24 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो पूरा पूल है, मतलब टोटल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो $4.5 मिलियन के यहाँ पे प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें से $2.24 मिलियन विनिंग टीम को और $1.12 मिलियन जो है वो रनर अप टीम को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 31 मेंबर सिलेक्ट कमिटी टू एग्जामिन न्यू इनकम टैक्स बिल। हमारे देश में जो इनकम टैक्स बिल है वो 1961 का बिल है। इस बिल को हमें क्या करना है? इस बिल में कुछ चेंजेस करने हैं। तो इस बिल को चेंजेस करने के लिए हमने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, 31 मेंबर की कमेटी है और लोकसभा में इस बिल को प्रेजेंट किया है। पूछा जा रहा है कि इस कमेटी के हेड कौन है? तो इस कमेटी के हेड आपको कौन मिल जाएंगे? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा वैजयंत पांडा। वैजयंत पांडा इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कीजिए, आज सुबह 7 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बैंकिंग करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते के मैंने कवर किए थे। इसमें मैंने आपको जो इनकम टैक्स बिल है 2025 का, इस बिल पे डिटेल में बातें की हैं, कितने चैप्टर हो जाएंगे, कितनी टेबल को कम किया जा रहा है, कौन से नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाना है, वो सारी बातें यहाँ पे कवर की हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल मैं कमेटी के बारे में बात कर रही हूँ कि 31 मेंबर की एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और ये कमेटी क्या करेगी? इस कमेटी का काम होगा कि आने वाले सेशन तक जो इनकम टैक्स बिल प्रेजेंट किया गया है उसको पढ़ेगी, उसकी स्टडी करेगी, उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीजें हमें बताएगी, जिससे आने वाले सेशन में इस बिल को वापस से टेबल किया जाएगा और जब लोकसभा से पास हो जाएगा तब राज्यसभा से पास होगा और तब कहीं जाके ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बिल के जो हेड है वो बीजेपी एमपी है जिनका नाम है वैजंत पांडा। अब यहाँ पर देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज का फॉर्मेशन किया है। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने बताया था कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो एनएससी और बीएससी मार्केट है, उसमें टाइमिंग को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी, 9 मेंबर की कमेटी आरबीआई ने बनाई है। उस कमेटी के हेड कौन थे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई जिनका नाम है राधा श्याम राठौर। इसके अलावा मैंने आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के ऊपर डिस्कशन किया था। मैंने कहा था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है, उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट होना चाहिए, जीएसटी रेट कम होना चाहिए। इस पे एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? समर्थ चौधरी कर रहे थे। इसके अलावा कई सारी और कमिटीज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी सारी कमेटी के हेड को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट? आंसर जाएगा जेसी बोस ग्रांट स्कीम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian defense manufacturer has partnered with a Saab for electronic warfare laser warning system? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ऑप्शन नंबर सी। Who has been appointed as the captain of Royal Challenger Bangalore RCB for the 2025 IPL season? तो 2025 के आईपीएल सीजन के लिए आरसीबी के कैप्टन किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रजत रजत पाटीदार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाकी सारे करंट अफेयर्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर कोई ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज है जो समझ में नहीं आती, कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर सेशन पसंद आए तो आप लिंक को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। और हाँ जी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। क्लियर है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।